लेकिन आज वो बहुत ही खुश व खुर्रम सुर्ख व सफ़ेद नज़र आ रहे थे। बहरहाल ये एक सिचुएशन हुई। तो शुएब शाहीन साहब, आप थैंक यू वेरी मच कि आज आप बड़ी डिमांड में थे। बहुत जगहों पर आपसे कहा जा रहा था कि आप आएँ, लेकिन आपकी मोहब्बत के आपने बोल को चुना। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ और कल फिर 11:30 बजे दोबारा बेंच जो है वो बैठेगा, ये फरमाइए कि ये इतनी डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट में कि काजी फायज़ ईसा साहब ने रात एक बेंच में फ़ैसला ही दे दिया, कुछ मामला ही नहीं था वहाँ पर। देखिए, वैसे तो मैं समझता हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता है जजेस के दरमियान, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती है तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अच्छी चीज़ है, उससे कोई अच्छी चीज़ पैदा होती है। लेकिन जिस अंदाज़ और जिस तर्ज़ अमल से और जिस तरीक़ाकार से पिछले कुछ हफ़्तों से या अभी रिसेंटली अगर आप कहें तो पिछले एक हफ़्ते से और स्पेशली इस हफ़्ते से जो तफरीक या तकसीम पब्लिश हुई है या लोगों के सामने नज़र आनी शुरू हुई है और जिस तरह उसका इजहार होना शुरू हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमें वो 97 वाले सीन याद आ रहे हैं जब एक तरफ एक बेंच हुआ करता था और दूसरी तरफ दूसरा बेंच हुआ करता था, और इरशाद हसन खान साहब ने कोयटा में बैठ के अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ स्टे दे दिया था कि वो काम करने से रोक दिया था कि वो बेंच ना बनाएं और वो चीफ जस्टिस नहीं रहे और वो काम ना करें। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कैफियत पैदा करने की कुछ कोशिश हो रही है, कुछ उसको हवा दी जा रही है हमारे पॉलिटिकल फिगर्स की तरफ से, और पॉलिटिकल लोग ये कह रहे हैं कि देखें जी, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, देखें हमारे बयानिए की फतह हो रही है। मरियम नवाज साहबा का ये बयान हो रहा है, यार आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर आप अपने बयानिए के साथ मिला रहे हो तो क्या फिर हम आइन के, देखें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। अभी हम उस 4-3 के फ़र्क या 3-2 के फ़र्क से अभी बाहर नहीं निकले थे। परसों बड़ा अच्छी बात की मंदोखेल साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारा ये इंटरनल मामला है, आप सिर्फ इस बात का जवाब दें जो आज ये इशू या सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग था कि क्या 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए आइन के मुताबिक या नहीं होने चाहिए, और जुरिस्डिक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन, जुरिस्डिक्शन क्या है। इलेक्शन कमीशन तो एक डाखाना है एक लिहाज से, जो उनको डेट दी जाएगी उसके अंदर रह के वो शेड्यूल दे, चेंजेस करे, जो करना चाहे करे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए उसकी पूरी पावर्स है, एक्सेप्ट फॉर फिक्सेशन ऑफ ए डेट। और 2 महीने पहले वो खुद ये कहते रहे हैं। ये वैसे आप इलेक्शन कमीशन को थोड़ा मुस्तरब कर रहे हैं। आपने डाखाना का, और डाखाना में काम करने वालों को देहातों में मुंशी कहा जाता है, इस पर बड़े खफा हो गए थे, आपको पता है, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए थे। बड़ा दहशतगर्दी का पर्चा पता नहीं किस किस चीज़ का हो गया था। लेकिन मेरा मकसद उनकी तौहीन नहीं है, मेरा मकसद उनको सिर्फ ये बताना है कि उनको पावर्स जो हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना इलेक्शन एक्ट देता है कि आप तारीख मुकर्रर करें। और इसी पे पहले फैसला भी आया, इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57(1) के तहत तारीख देने का अख्तियार पंजाब के मामले में प्रेसिडेंट का था और दूसरे मामले में KPK के गवर्नर का था, और ये उसको इबहम को दूर करके कोर्ट ने भेज दिया और जिसके मुताबिक उन्होंने कर दिया। अब ये बात आने के बाद कल दोबारा जब ये समाअत शुरू हुई और उसके बाद जो बातें आनी शुरू हुई तो वो अफसोसनाक हैं, जो बेंच के अंदर से भी हुई, हमारे वन ऑफ द ऑनरेबल बेंच ने मेंबर ने जो बातें की, और जो कल फैसला आया। देखें, इसके ऊपर आपको अगर याद हो, जस्टिस काजी फायज़ साहब ने एक केस में सुओ मोटो टेस्ट ले लिया था। वो मैटर गया बिफोर दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस ने 5 मेंबर बेंच बना के सुओ मोटो पावर्स किस तरह एक्सरसाइज करनी है, और जिसमें ये फैसला किया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुओ मोटो पावर एक्सरसाइज करेगा, और कोई भी जज अगर मुनासिब समझे, कोई भी जज या कोई भी बेंच वो प्रपोज कर सकता है टू द चीफ जस्टिस फॉर फिक्सेशन ऑफ ए केस या टू टेक एनी मैटर फॉर सुओ मोटो पर्पसेस अंडर आर्टिकल 184(3). अब यहाँ जो कल फैसला आया है, इसके अंदर भी ये इशू नहीं था कि क्या 184(3) की पावर्स कैसे एक्सरसाइज करनी है, किस तरह करनी है, या रूल्स बनाने या नहीं बनाने। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को नहीं चैलेंज करना चाहते, अंडर आर्टिकल 187 भी उनकी पावर्स हैं, लेकिन क्या 2 मेंबर बेंच 5 मेंबर बेंच को ओवरराइड कर सकता है? वो नहीं कर सकता, नेचुरल बात है। दूसरी बात यह है कि ये 5 मेंबर बेंच ऑलरेडी इस केस को सुन रहा है, तो उसमें जस्टिस अमीन साहब ने जो कल साइन किए हैं काजी फायज़ साहब की उस जजमेंट के ऊपर, तो जिस दिन ये बैठ रहा था बेंच, बेहतर होता कि आप उसी दिन अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे देते कि जनाब मुझे बेंच में शामिल ना करें। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक स्कीम है चीज़ों को, ये जो मामला है इलेक्शन का, उसको डिले किया जाए किसी न किसी बहाने से।
और कल क्या होगा समी साहब, कल क्या हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट बात है, अब ये कल दोबारा बेंच टूट जाए, कल ये बताइए कि कल वो जो जुडिशियल ऑर्डर है पहले उसको बेंच हैंडल करेगा, क्योंकि मैं उसका ऑर्डर पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी प्रोसीडिंग सारी जो है रुक जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि काजी फाइसा साहब का जो ऑर्डर है वो तो ओवरराइड नहीं करेगा, चूँकि ये 5 मेंबर बेंच बैठा है या अब 4 मेंबर बेंच बैठता है। कल क्या होगा उसके बाद में बात करता हूँ। ये 2 मेंबर बेंच उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 5 मेंबर बेंच का फैसला मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑनरेबल कोर्ट ने ये लिखा है, काजी फाइसा साहब की जो जजमेंट है कि जनाब जब तक रूल्स नहीं बनते तब तक ये प्रोसीडिंग्स रोक दी जाए। देखें, रूल जिस दिन बनते हैं उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है, उससे पहले नहीं होता। वो तो कल बैठ के सारे जजेस बैठ के रूल चेंज कर लें, उनको तो अख्तियार है, लेकिन जब तक रूल्स चेंज नहीं होते तब तक जो मौजूदा निज़ाम इंसाफ है वो चलेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। वैक्यूम में तो नहीं चीज़ें नहीं हो सकती। तीसरी बात यह है कि अब क्या होगा। अब जो होने जा रहा है, या तो चीफ जस्टिस साहब को यह अख्तियार है कि जिन्होंने माजरत कर ली है बाकी 4 जजेस को वो बेंच बना के वो सुन लें, लेकिन आम तौर पर ये ऑड नंबर पे होते हैं। मसलन क्योंकि अगर 2/2 जजेस का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो फिर रेफरी जज के पास भेजना पड़ता है, इसलिए आम तौर पर या 3 मेंबर बेंच होता है या 5 मेंबर बेंच होता है या 7 होता है या 9 मेंबर बेंच होता है। तो आम तौर पर ज़्यादा इम्कान ये है कि चीफ जस्टिस साहब किसी एक ऑनरेबल जज को वो इसका हिस्सा बना के 5 मेंबर बेंच बना के तो इस केस को फर्दर सुनेंगे। अच्छा, एक कुछ लोगों ने ये सवाल किया क्योंकि जाफ़र खान, जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो बार बार, जो कल पिछली हेयरिंग थी उसमें वो अगर खुल के वजाहत टॉक अगर देखूं तो 90% जो गुफ्तगू थी वो बस बार बार यही पूछते थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि ये 4-3 का फैसला है, या बताएं ये 4-3 का फैसला है, आप बताएं ये 4-3 का फैसला है। तो इस बात का कुछ लोग इम्कान इजहार कर रहे हैं कि जमाल खान मंदोखेल भी अपने आप को रिक्यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जमाल खान मंदोखेल साहब अगर रिक्यूज़ करना चाहें तो मेरा ख्याल है उनके लिए पहला दिन था कि वो कहते हैं कि मैं नहीं बैठना चाहता। वो तो अमीन साहब के लिए भी पहला दिन था ना, आपने बताया। उसूल तो यही है। और कल तक और आज तक अगर उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रिक्यूज़ करेंगे। अच्छा, चाहे तो वो किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन जमाल मंदोखेल साहब हैविंग ए ग्रेट रिस्पेक्ट, हमारे बड़े अच्छे ऑनरेबल दोस्त हैं, हमारे अच्छे जज हैं, सीनियर जज हैं। लेकिन बात यह है कि 4/3 है या 3/2 है, ये वकील कैसे कहेगा कि ये 4/3 है? उनसे पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेट दी कॉन्स्टिट्यूशन शुड डिसाइड, लेट दी लॉ शुड डिसाइड। अब मसलन मैं इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी आपको वजाहत अगर पेश कर दूँ। जब 9 मेंबर बेंच बैठा, इसमें 2 जजेस साहिबान के ऊपर ये एतराज़ आया फ़ारूक नायक साहब का, जो तमाम PDM की जमातों से पेश हो रहे थे। तो उन्होंने कहा जनाब 2 ऑनरेबल मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा है कि ये 184(3) का केस बनता है। उन्होंने ऑलरेडी प्रपोज करके रिकमेंड करके अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। जब माइंड डिस्क्लोज कर दिया तो हमने तो अभी ये फैसला कराना है आपसे कि क्या ये 184(3) का केस बनता भी है या नहीं बनता। तो लिहाजा हमारा एक रिक्वेस्ट है कि ये 2 जज साहिबान ना सुने। आर्गूमेंट्स हो गए। बाकी 2 जज साहिबान में याह्या अफरीदी साहब ने लिख दिया कि मेरी नज़र में चूँकि केस नीचे पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में, तो लिहाजा ये 184(3) का केस नहीं बनता, लिहाजा मैं अपने आप को नहीं मुनासिब समझता कि मैं इस बेंच पे बैठूं। फर्दर चीफ जस्टिस साहब इस पर फैसला खुद कर लें। अब अतर अहमद साहब ने एग्री किया इस जज साहब से, फर्दर उन्होंने अपने कमेंट्स भी दिए। अब ये 4 जज साहिबान, ये हो गए मंसूर शाह साहब, जमाल मंदोखेल साहब, याह्या साहब और अतर अहमद साहब, हर एक ने अपना अपना नोट लिखा। बिल्कुल। ये 4 जज साहब और उन 2 जज साहब के ऊपर एतराज़ आया। फिर कमेटी रूम में मीटिंग हुई 27/2 को 9 के 9 जज साहिबान ने ये लिख के दिया कि चीफ जस्टिस साहब अब आप नया बेंच बना लें, चूँकि ये 4 जज साहिबान ने ये ओपिनियन दी है, इन 2 जज साहिबान ने माजरत कर ली है, तो नया बेंच तश्कील दे। तो वो नया बेंच बन गया। फिर नया बेंच बन गया। नए बेंच में फिर 5 मेंबर थे। 5 जज साहिबान ने केस को सुना, बाकी 2 जजेस ने तो केस तो नहीं सुना था। वो तो प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट से कि क्या 184 होना चाहिए, बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन लार्जर बेंच होना चाहिए, 2 जजेस साहिबान को बैठना चाहिए, या 184(3) में क्या बात, यानी कोई भी आर्गूमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ सिवाय इस बात के कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होनी चाहिए। जब बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन हो गई उसके बाद आर्गूमेंट शुरू हुए। आर्गूमेंट सुनने के बाद 3 जज साहब ने एक फैसला किया, 2 जज साहब ने, तो 3/2 का वो फैसला तस्वर होगा। इसको मैंने, आपने, को लोगों ने फैसला नहीं करना, ये फैसला आइन ने करना। और मुनीब अख्तर साहब ने एक्सप्लेन भी किया, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अपने मोअज़्ज़ज़ साथी का, लेकिन ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मिनॉरिटी जो है वो अपने डिसीजन को खुद से मेजॉरिटी में तस्लीम कर बनाने की कोशिश कर रही है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट।
तो वो तो इसको चीफ साहब भी सेटल कर चुके थे, ये बात सारी जो आप बयान फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक नया बेंच है और ऑर्डर जो था 9 मेंबर्स का साइन है कि हम फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच वी आर सेंडिंग इट बैक टू द चीफ जस्टिस। नो ने साइन करके दिया। और फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला पढ़ा तो उसकी पहली लाइन थी बाय द मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2। तो ये जज साहबान बैठे थे और साइन भी किए। साइन किए। इन्होंने किसी ने उस वक्त ये नहीं कहा कि तो ये 3/2 का फैसला नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो वकील है उसको जमाल खान साहब कह रहे थे कि ये कैसे आपने इसकी इंटरप्रेट कर ली कि ये ऑर्डर कोर्ट का है। अगर ये तस्वर करें ये 4/3 है तो भाई जिन 2 जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज करके कहा कि ये 184(3) का केस बनता है, तो अगर गिनती ही पूरी करनी है तो वो 2 तो इधर ही खड़े हैं। वो तो फिर 2 इधर खड़े हैं। तो 5/4 का फैसला हो जाएगा। बिल्कुल। अगर ऐसा तस्वर कर ले तो मेरा ख्याल है कि अच्छा अब हम उस केस की हद तक तो चलो जो होना था वो हो गया, वो क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन हो गया। अब तो है नया इशू। ये तो एडमिटेड फैक्ट है जो कि इलेक्शन कमीशन खुद भी कहता था और किसी जज ने नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या अंडर द इलेक्शन एक्ट कि वो कोई तारीख दे या उस तारीख को चेंज करे। अब तो नया बेंच है, नई आईनी दरखास्त है। हम फॉर द टाइम बीइंग उसको भूल जाते हैं, पिछले को हम जजमेंट को साइड पे कर देते हैं। क्या आइन के तहत सदर को और इलेक्शन एक्ट के तहत सदर पाकिस्तान को ये डेट देने का अख्तियार है? यस है। क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन की? यस। 30 तारीख से 7 तारीख तक उन्होंने खुद लिख के दिया। जब ये दोनों बातें दुरुस्त हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अज खुद उसको चेंज करके 8 अक्टूबर ले गया, 6 महीने आगे कर दिए। अंडर व्हाट और कोई सदर से मुशावरत भी नहीं कोई की। कहते हैं हम इन्फॉर्म करेंगे। कानून आइन जो है वो उनको सिर्फ इलेक्शन प्रोग्राम तब्दील करने की इजाजत देता है। वो है सेक्शन 57 सबसेक्शन 2 में है कि वो शेड्यूल देंगे और फिर इसके बाद 58 में है कि वो शेड्यूल उस शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। मसलन 7 दिन के अंदर आपने नॉमिनेशन फॉर्म दिया है, आप उसको 4 दिन कर सकते हो, उसको आप 8 दिन कर सकते हो। आपने बीच में ऑब्जेक्शन का टाइम 4 दिन रखा है, आप उसको 2 दिन कर सकते हो। ये चेंज कर सकते हैं। जो ऊपर से अपर लिमिट है डेट की वो चेंज करने का जब चीजें इतनी वाज़ेह हैं तो इसका मतलब ये है कि फैसला तो फिर एक दिन में भी आ सकता है जब हर चीज क्लियर है। तो देखें अलीना, नीयतें अगर साफ हों तो सब कुछ ठीक हो सकता है। फैसला तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, हैविंग ग्रेट रिस्पेक्ट। मसला यहाँ ये है हुए बदरा बहाना बेसियार। बदकिस्मती से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती इलेक्शन हो एक्सेप्ट इमरान खान और अवाम। ऐसा ही है, इमरान और अवाम एक चीज हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर 2, हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती इलेक्शन हो। वो तो जो रिपोर्ट्स एजेंसीज की आई उससे वाजे हो गया। लेकिन वो गया। कोर्ट ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था जो रिपोर्ट्स भेजी इनकी तस्दीक भी तो करें ना आप। कौन तस्दीक करेगा इसे? नहीं तस्दीक वो उन्होंने और बात कही थी। आपकी बात वो उन्होंने ये कहा था कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास को अपना मैकेनिज्म है कि वो इनकी इंडिपेंडेंटली तमाम चीज़ों की check कर वेरिफिकेशन के लिए। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं सुन रहा था उस वक्त अदालत में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सुप्रीम कोर्ट से निकल के घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इतनी दहशत गर्दी और इतने बुरे हालात हैं। और उन्होंने ये अगर वो ये जो अभी न्यूजीलैंड की टीम आने वाली है ना, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट की जो सारी जो हेयरिंग है ना ये अगर भेज देना, वो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। जो बाहर लोग बैठे हुए पहले भी आगे चलेगी। जो बाहर लोग बैठे हुए हैं ना, आप यकीन करें वो अपने ख़ानदान वालों से कहेंगे फ़ौरन जहरीज चले जाओ, पासपोर्ट जमा कराओ, निकल आओ, इधर हमें आने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो एक टाइम बॉम्ब पे बैठा है और उसमें तमाम हमारी एजेंसीज शामिल थी, चाहे कोई सिविल एजेंसी है, चाहे कोई अस्करी एजेंसी है। तो आपने जो बात कही ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट है ख़ास तौर पर, जो ये जो PDM की हुकूमत है ख़ास तौर पर, और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सारे मुख्तदर तबके हल्के माफिया कोई नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता है इमरान आ जाएगा, इमरान खान आ जाएगा। आवाम चाहती है कि हम ले आए। देखें हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिसको करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, करारदाद मकासद कहते हैं, जो सबसे पहले पास हुई थी, वो अब सब्सटेंटिव पार्ट है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लिखा हुआ है कि तमाम उमूर ममलिकत चोजन रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए अंजाम पाएंगे, इलेक्टेड लोगों के ज़रिए से होंगे। अगर हमने नॉमिनीज़ को बिठाना है तो मुझे बताएं, ज़ियाउल हक ने कहा था 90 दिन में इलेक्शन होगा, नहीं कराया। 11 साल नहीं कराया, लूला लंगड़ा सा गैर जमाती सा कर दिया। उसमें और आज में क्या फ़र्क है? परवेज़ मुशर्रफ ने जो किया उसमें और आज में क्या फ़र्क है? ये सिविलियन मार्शल लॉ है। ये सिविलियन मार्शल लॉ लगा के देखें, नजरिया ज़रूरत को ले आए, जस्टिस मुनीर को कब्र से निकाल के ले देखें। और पूरा वो जो मुनीरियत है ना,
वो छा गई है इस सब वक्त ये पूरे तो डू एंड इस्लामाबाद। डाई की सिचुएशन है। जैसे कि कल वो बार्स वगैरह की तरफ से भी चीज़ें हुई हैं, करारदाद हुई है। अब देखना ये वही एक सवाल जो हर बंदा, एक आम बंदा भी एक सवाल उठाता है कि भाई आप सड़कों पे कब आएंगे? अगर आपको ऐसी सिचुएशन लग रही है कि ये बड़ा अहम आपको लगता सवाल है। आइन और कानून जो है वो और इस खतरे पे में है, बड़ा- तो फिर उसके लिए बाहर आना चाहिए ना, बड़ा हमें अहम- स्टूडियो से निकलना चाहिए मेरा ख्याल। बड़ा अहम सवाल है। और क्योंकि ब्रेक पर जाना है, तो जब हम वापस आते हैं ब्रेक से तो शुएब शाहीन साहब से ये पूछेंगे कि अब पार्लियामेंट जो है, आज उन्होंने तो सेनेट में कमेटी को भी नहीं भेजा, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको वो वोटिंग करवा के तो सदर मुमलिकत के पास भेज दिया है। अब उम्मीदें इस पे लगी हुई हैं कि शायद सदर साहब थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे उसको, और क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं देखूंगा, समझूंगा और फिर उसके बाद उस पर दस्तखत करूंगा। तो अब आगे क्या होगा, लॉयर्स क्या करेंगे, ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और अबू ज़र सलमान न्याजी को भी लेंगे, क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो 124A उसको